तो बजट पेश हो चुका है और बजट एक्सप्रेस में आपको बताते हैं कि क्या अहम बातें रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का आम बजट पेश कर दिया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल हालात में बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से की। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र करते हुए कहा, होप इज द बर्ड हु फील्स द लाइट एंड साइंस व्हाइल द डॉन इज स्टिल डार्क। वहीं सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सभी कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा भी किया। कोरोना वॉरियर्स के लिए 27.1 लाख करोड़ के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त भोजन दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन न होने से दिक्कतें और बढ़ सकती थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। नए बजट में न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार मुश्किल हालात में बजट पेश किया गया। यह बजट आपदा में अवसर वाला बजट है। सीतारमण ने कहा कि नए बजट से महिलाओं को शक्ति मिलेगी। इस बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर भी ध्यान दिया गया है। इस बजट में सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया है। सरकार 6 साल में 64,180 करोड़ की हेल्थ स्कीम देने जा रही है। जल्द ही 17,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। बजट भाषण में कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास 2 टीके उपलब्ध हैं और उसने न केवल अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि 100 से अधिक देशों को फायदा हुआ है। जल्द ही 2 और टीके भी मिलने की उम्मीद है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए बजट में सभी राज्यों का हेल्थ डाटाबेस तैयार किए जाएंगे और 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी का 13% हिस्सा है। साथ ही फाइनेंस ईयर 2022 का बजट 6 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021-22 के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 135% ज्यादा है। वैक्सीन टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बजट भाषण में तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। वहीं मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। यह पार्क 3 साल में तैयार किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया है। यह ऐलान पिछले बजट से 30% अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को 2 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। बजट में रेल योजनाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के तहत कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया। भारतीय रेल के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। इस साल के बजट में बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। सीतारमण ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। नए बजट के ऐलान के बाद अब इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई हो सकेगी। पहले यहां पर सिर्फ 49% तक ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है।
इसी के साथ आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। साथ ही एलआईसी के लिए भी आईपीओ लाया जाएगा। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम किया जा रहा है और यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू करने का ऐलान किया है। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। इसी के साथ ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने का भी ऐलान किया है। साथ ही वित्त मंत्री ने लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी ऐलान किया। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को आईटीआर नहीं भरना होगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती हैं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। वहीं मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5% तक किया गया है। तो बजट की जो बड़ी बातें हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। लगातार हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अहम बातें क्या कुछ रही हैं। इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए इस बार आईटी में बड़ी राहत दी गई है। पेंशनधारियों को टैक्स में बड़ी राहत मिली है। जो 75 साल से अधिक उम्र के हैं उन्हें अब आयकर नहीं भरना होगा। जो 75 साल से अधिक उम्र के हैं, 75 साल से ऊपर के पेंशन धारकों को अब आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। एनआरआई के लिए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1 साल तक के लिए ब्याज में छूट बढ़ा दी गई है। तो ये अहम बातें हैं बजट की। To senior citizens, I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you are asking. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. A very planned way of moving forward. She has covered all the sectors, whether it's healthcare, infrastructure, and there's all increasing spending. So that will bring a very positive reaction to most of the sectors. For taxation, nothing major was announced. Almost nothing was announced except that senior citizen benefit. So was it a shock or was it expected? No, actually, on the contrary, there was expectation that probably a COVID tax or a wealth tax may come up, and I'm glad the government had not, the finance minister had not gone down that path, and she has taken a view that she wants to build the confidence of the investors. She has gone in more for easing the way for the taxpayers by faceless assessment centers, etc. Sir, how do you rate this budget on the scale of 10? No, I would give it 10 on 10. It's a great budget.
So infrastructure has been given weightage, agriculture has been given a weightage. So what are the sectors which we are expecting that would get some benefit, but they didn't? No, I think yes, we were expecting something more on the aviation side, on the tourism side, because these sectors have really suffered a lot, and they have need to be boosted. But I'm sure there will be something more planned by the government. The kind of support and the extra weightage given to the health sector, 137% increase in the budget. To 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained. तो साल 2021-22 का बजट पेश किया जा चुका है। बजट कैसा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, इस वक्त ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सतीश सरीन जी हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और पंकज घिया जी जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बजट भाषण आपने सुना होगा, किस तरीके से अब इसे आंकते हैं, कैसा है ये बजट? अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला ये वैक्सीन है? अच्छा है, बिल्कुल अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला वैक्सीन है। और शेयर मार्केट आपको प्रेजेंट में सिग्नल दे रहा है कि कितना अच्छा कॉरपोरेट सेक्टर ने और अदर सेक्टर्स ने इसको पाया है। एक छोटी सी निराशा मध्यम वर्गीय लोगों में रही कि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और उम्मीद थी कि जो आयकर का स्लैब है वो 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया। लेकिन कई कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स दिए गए हैं। फेसलेस आईटीसी, जो फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट, फेसलेस अपील्स, और उसको आगे बढ़ाते हुए फेसलेस आईटीसी, करप्शन को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ 75 वर्ष से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नई योजना दी गई है कि अगर उनकी 2 तरीके की आय होती है, पेंशन से या इंटरेस्ट से, तो उनको कोई रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। 74% एफडीआई जो इंश्योरेंस सेक्टर में दी गई है, और एक विजन स्टेटमेंट दिया है कि हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स चाहते हैं। जीएसटी में भी उन्होंने विजन दिया है कि और सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। एनआरआईज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि उनको 1% कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत फॉर्मेशन की परमिशन दी गई है, और इसी तरह से जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ट्रस्ट के लिए वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। ये एक ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो टैक्स में सिंप्लीफिकेशन लाएंगे। थोड़ा सा एटीसी में लिमिट नहीं बढ़ाई गई, हाउसिंग डिडक्शन जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का था वो नहीं बढ़ाया गया, वो एक छोटी सी निराशा है जो मध्यम वर्गीय को करा। हेल्थ सेक्टर में उन्होंने 65,000 करोड़ का कहा है कि हेल्थ सेक्टर को बूस्ट दिया जाएगा, लेकिन एक सबको आशा थी कि आप जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको तो आयुष्मान भारत में कवर कर रहे हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स पेई आदमी है उसको उस इंश्योरेंस स्कीम में क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। और उम्मीद थी कि वो चाहे कंट्रीब्यूशन बेसिस पे उसको इनकम टैक्स स्कीम आयुष्मान भारत में कवर कर लिया जाएगा, अब वो नहीं किया गया। ये एक निराशा है। देखिए, अगर आप जो सबसे देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है मिडिल क्लास, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और शायद आपको याद होगा 2 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस समय बात जो हुई थी, आपने यह भी कहा था कि 7.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट जो है वो होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे बड़ा मिडिल क्लास वर्ग जो है बिल्कुल उसके हाथ तो आज कुछ नहीं लगा है, क्योंकि उसकी उम्मीद जो है वो इसी चीज से होती है कि टैक्स स्लैब में शायद उन्हें कुछ छूट मिल जाए। देखिए, मिडिल क्लास जितने भी ये बेनिफिट हैं ये कॉरपोरेट जगत को दिए गए हैं। स्टार्टअप के लिए वगैरह के लिए जो बेनिफिट हैं वो 1 साल के लिए दिए गए हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दी गई। लेकिन जो मध्यम वर्गीय वर्ग है, सैलरीड क्लास वर्ग है, उसको तो एक ही उम्मीद होती है कि आपकी बेसिक इनकम टैक्स लिमिट, ईटीसी की लिमिट और उसका जो टैक्स बर्डन है वो किसी तरह से कम हो। वो किसी भी तरीके से कम नहीं किया गया, बल्कि अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लायंस
और टेक्निकल प्री फिल्ड ITR फॉर्म्स आएंगे। अगर आप एक चीज देखेंगे, उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रीअसेसमेंट की जो सीमा है वो 6 साल से घटा के 3 साल कर दी गई है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने 50 लाख की लिमिट रखी है। वो लिमिट एक वो सारी चीजें और आम आदमी डायरेक्ट बेनिफिट खोजता है, ये बड़ी बात होती है। अब सतीश सरीन जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि ये बजट देख करके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कैसा बजट इसे मान रहे हैं? क्योंकि जो सबसे बड़ा वर्ग है उसे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जरूर इंतजार था कि शायद कुछ टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, जो हुआ नहीं। फिर भी पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के बाद का पहला बजट है। बिल्कुल। कोविड के काल में जो देश ने देखा है, उसके बाद ये आपदा में अवसर जो हमारी वित्त मंत्री जी ने बोला है, ये आने वाले समय में जो 2021 के बाद जो ये नया दशक चालू हो रहा है, इसमें हमारे देश को जो आगे बढ़ाना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, कृषि, MSME सबको छुआ गया है। शेयर बाजार ने इसका आपको जैसे इन्होंने बताया हिंट दे ही दिया है। बजट में जैसे कि इन्होंने बोला, हालांकि आयकर के दरों में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन आयकर की दरों में बदलाव समय समय पर सरकार करती रहती है। पिछली बार भी आयकर की दरों में बदलाव करके 2 स्कीम्स लाई गई थी, वो हुआ था। लेकिन इस बार सीनियर सिटीजन को आयकर में क्या बदलाव हुआ है सर? 2.5 लाख में आयकर भरने 2.5 लाख तक का छूट। इस बार बदलाव नहीं हुआ, मैं आपको यही बोल रहा हूं। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को जो एक छूट दी गई है कि उनको आयकर की रिटर्न भरने से एग्जम्प्ट किया गया है, ये बहुत बड़ी छूट है। सीनियर सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ के लिए। 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को आने जाने में ही प्रॉब्लम होती थी। उसके अलावा जो ये बजट आया है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट है। जब हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो आय ऑटोमेटिकली लोगों की बढ़ेगी। ये आयकर की छूट तो मिलती है, आगे भी मिलेंगी, इस बार नहीं दे पाए, आगे भी देंगे। लेकिन नेशन फर्स्ट पे जो बजट हमने दिया है, बीजेपी ने, जो वित्त मंत्री जी ने दिया है, वो उसका नेशन फर्स्ट है, गुड गवर्नेंस है, हेल्थ है, इंफ्रा है। तो इन सेक्टर्स को बहुत जरूरत है इस वक्त कोविड काल के बाद की, इसलिए इस सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कृषि में देखिए कितनी आय डबल करने की बात है, कृषि में कितना प्रोविजन किया गया अभी देखिए। मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, आंकड़े सारे आपने बताए हैं अभी। तो इसलिए ये बजट जो है ये बहुत बढ़िया है, आपदा में अवसर है, और कोविड के बाद में इससे बढ़िया बजट नहीं आ सकता था। इससे बढ़िया बजट नहीं आ सकता। ज्योति जी, इससे बढ़िया बजट नहीं आ सकता, बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है। लेकिन आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहेंगे। पूरे बजट को आपने सुना, पूरे बजट को आपने देखा, किस तरीके का बजट ये देख रही हैं आप? बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहूँगी, यहीं से शुरू करना चाहूँगी जहाँ से मेरे साथी ने ख़त्म की है कि ये कोविड के बाद का बजट था और लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बजट से एक बहुत बड़ी राहत, बिल्कुल देश के हर वर्ग के बारे में सोचा जाना चाहिए था, और ख़ास तौर से उस वर्ग के बारे में जो इस महामारी से सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ है, सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है। लेकिन ये देखने में आया कि जो मोदी सरकार है उसका जो विज़न है कि कैसे केवल जो एक बड़ा सेक्टर, जो केवल उद्योगपतियों का जो सेक्टर है, उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उसकी ओर ही ध्यान दिया गया। आपने इसमें देखा कि किस तरीके से एयरलाइंस को बेचने की बात की गई, सरकारी संपत्तियों को बेचने की बात की गई। हर जो आप रेलवे की स्थिति देखें, उसको जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन उसका किया जा रहा है, वो सब चीजें ये बात को साबित करता है कि आप केवल उद्योगपति के हित की बात करना चाहते हैं। जहां तक आम वर्ग की बात है, जहां तक श्रमिकों की बात है, वहां तक अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर न तो आपने प्रवासी श्रमिकों को, जो लोग अपने रोजगार को छोड़ करके अपने गांव चले गए, माइग्रेट होना पड़ा, उनको कोई इमीडिएट कोई राहत देने की बात की गई, वो इस बजट में कहीं दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मध्यम वर्गीय निश्चित रूप से इससे बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि न तो महंगाई को कम करने की इसमें कोई बात की गई है, न ही उन्हें कोई राहत देने का कोई काम किया गया। जबकि हम सब जानते हैं इस समय जो मध्यम वर्ग है, चाहे वो छोटा कारोबारी हो और चाहे वो सैलरी पेड हो, वो बहुत ज्यादा इस समय परेशान हुआ। इस महामारी ने उसके हेल्थ से रिलेटेड जो परेशानियां खड़ी की, उसमें उसको सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। उसके बाद उसके जो एक्सपेंडिचर्स नहीं, तो इसीलिए तो ज्योति जी इस बार हेल्थ पे सबसे ज्यादा शायद ध्यान दिया गया है। हेल्थ की स्थिति क्या रही
कोरोना के दौर में किस तरीके आप से एक बहुत बड़ा वर्ग आप हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत के माध्यम से जो वो लाभ देना चाह रहे, डिक्लेरेशन तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बजट में घोषणाएं बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी हैं, सुनने में शायद बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के नाम पर तो हमने देखा, आप एमएसएमई में रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने केवल उसकी अवधि को बढ़ा दिया। कोई नई पॉलिसी, कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग कि कैसे उस एमएसएमई को सपोर्ट वो करेंगे, उस बारे में कुछ क्लियर नहीं है, कुछ साफ जाहिर नहीं हो रहा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि आपने रक्षा बजट में कुछ बढ़ाया नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं किस तरह से चाइना बॉर्डर पर इस समय हमारे साथ टेंशन है, किस तरह से हमें हमारी सिक्योरिटी को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए था। वो जो चीज है, वो उसकी कमी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है देश की, ना केवल महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेकर के, बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर के। एक बात जो आपने कही प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, तो विनिवेश को लेकर के सरकार का जोर है। एक चीज मैं ये चीज आपसे समझना चाहूंगा पंकज जी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार का कुछ ज्यादा जोर लग रहा है इस बार भी, इस बजट में भी अगर हम देखें तो सरकार का फोकस उसी पे रहा है इस बजट में भी। देखिए, प्राइवेटाइजेशन पर सरकार का जोर रहा है। वो अभी चाहे बजट में आपने घोषणा करी LIC की 74% बिक्री कर सकते हैं, 74% की FDI को अलाउ कर दिया है। गवर्नमेंट कंपनीज में जो एक्स्ट्रा लैंड है उनको भी विनिवेश किया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट्स, 7 एयरपोर्ट्स के लिए और कहा गया है। बेसिकली एसेट फॉर्मेशन और एसेट सेल, क्या हमको ये सोचना पड़ेगा, और एक ये कॉन्सेप्ट है, क्या गवर्नमेंट अपने एसेट से हटके बिजनेस से हटना चाह रही है, या जो एक कंपनीज क्रिएट हुई हैं उनकी एसेट अभी अगर हम डीरेगुलेट कर देंगे तो क्या इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये जितनी भी पॉलिसी है ये कॉरपोरेट पॉलिसी है। आज मैं ये कहना चाहूँगा, मध्यम वर्गीय वर्ग जो है उनको एसेट सेल, FDI आना, इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मध्यम वर्गीय वर्ग को चाहिए कि उसको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिले। सैलरीड क्लास जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करती है उसको चाहिए कि उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिले। बट इनकम टैक्स में अगर आप देखें तो चाहे 81B की जो रिबेट बढ़ा दी है, अफोर्डेबल हाउसिंग की रिबेट बढ़ा दी है। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, इस वक्त हमारे दो सहयोगी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सचिन और दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन इस वक्त CII के ऑफिस में हैं और साथ ही दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर हैं। सबसे पहले दिनेश आपके पास ही आ रहा हूं, बात करें प्रताप सिंह खाचरियावास से, किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? बिल्कुल, देखिए बजट पर रिएक्शन हम लेते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ में हैं। बजट आपने सुना होगा, किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी ओर से? कोरोना संकट के बाद लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि पुराने वादे भी पूरे करेंगे। बड़ा नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। गैस सिलेंडर में पहले ही बहुत ज्यादा भाव बढ़ा चुके हैं, तो देश को महंगाई के जाल में तो पहले ही फंसा चुकी है मोदी सरकार। इस देश के नौजवान को, गांव को, गरीब को, खेत को, खलियान को रोटी और रोजगार चाहिए। अब बड़े रोजगार की बात होती, टैक्स स्लैब में बड़ी छूट होती, और जो टैक्स पेयर नहीं है उनकी संख्या तो बहुत बड़ी तादाद में है। उनके लिए रोटी और रोजगार की क्या व्यवस्था है? आपने कहा था इतने करोड़ लोगों को, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। तो पब्लिक रिलीफ जब तक नहीं होगा, महंगाई से निजात नहीं मिलेगी। नौजवान तो आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के चक्कर में। जो ऐसा तो बजट आया नहीं कि जो डायरेक्ट रिलीफ पहुंच रहा हो, डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन हो रहा हो, लोगों तक पैसा पहुंच रहा हो। जब आप इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो पेट्रोल डीजल के नाम पर, लाखों करोड़ रुपया, तो जा कहाँ रहा है? वो लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ केंद्र सरकार नोट छापती हुई है, नोट बड़ा पैसा आ भी रहा है, उस हिसाब से लोगों को कुछ मिला नहीं, और बहुत उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतरा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उस पर खास फोकस किया गया है, साथ ही चुनावी राज्य जो है उन पे जो है वो ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट में। देखिए, बीजेपी की रणनीति रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है बंगाल में, तो वो तो तृणमूल कांग्रेस का विरोध करती थी, पूरा बीजेपी कहाँ रहेगी, तो तृणमूल ही हो जाएगी। तो वो तो सिर्फ पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, के आदमी तोड़ के लाओ उनके, और यहाँ एनी हाउ कैसे भी सरकार बनाओ। जो बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता देश हित का नहीं है। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, इस बजट में जब आम आदमी खुद देखेगा तो उसको कुछ भी मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। किसान आंदोलन चल रहा है देश में और बड़ी घोषणाओं का इंतजार था इस बजट से, आप संतुष्ट हैं जो घोषणाएं हुई उससे? देखिए, मेरा ये मानना है कि घोषणाएं, ये पहले आर्थिक पैकेज की बात कर चुके हैं,
बड़ी बड़ी बातें कि उसमें कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकली चुया। तो अभी भी जो बीजेपी के लोग डायलॉगबाजी कर रहे हैं, जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, हर सेक्टर में ये अलग अलग कुछ कैश ट्रांजैक्शन देते, लोगों तक पैसा पहुंचता तो मनी ट्रांजैक्शन बढ़ता। जब मनमोहन सिंह जी योजना लाए थे रोजगार गारंटी कानून नरेगा, तो लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला, गांव में गारंटी मिली। काम नहीं देते हो तो पैसे दो फिर डायरेक्ट, तो उससे आज पूरा देश चल रहा है। तो इस तरह की कोई योजना नहीं है। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून लाया जिसमें लोगों को फायदा हुआ, तो ऐसा कोई काम इन्होंने किया नहीं है। मेरा मानना है कि ये बजट देश के साथ धोखा है और इस कोरोना संकट के समय में इतने निराशाजनक बजट की उम्मीद नहीं थी। विधायक संयम लोढ़ा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बजट आपने सुना, किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी ओर? घोर निराशाजनक है। जितनी उम्मीदें इन्होंने पैदा की थी उतना ही उल्टा हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया है उसमें राजकोषीय घाटा 6.8% तक उन्होंने रखा है, जो पहले वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कानून के जरिए 3% रखा गया था, लेकिन कोरोना टाइम में इन्होंने इसको बढ़ा दिया। अभी आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 45 दिन तक देश की पार्लियामेंट इन्होंने बंद रखी थी एफडीआई को लेकर के। अब ये इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई को 49% से इसमें 74% तक लेकर के चले गए। लंबे समय तक मध्यम वर्ग को लुभाते रहे कि हम आयकर में रिलीफ देंगे। चलिए ठीक है दिनेश, तो प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब सामने आने लगी हैं। सचिन, हम आपके पास भी आएंगे और सीआईआई के जो वहां लोग हैं उनसे भी आप प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल यहां एक वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सचिन आपके पास आते हैं।